नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षाओं में फुल फॉर्म का कहीं न कहीं क्रेज़ है। फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और वही फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। बहुत सारे फुल फॉर्म हैं जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की उम्मीद है, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगेगा तो डिसलाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि अपडेटेड कंटेंट मिले, जो परीक्षा में पूछा जाता है उस तरीके का कंटेंट आपको मिले। और सजेशन कुछ सुझाव है तो कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सभी के जवाब देता हूँ। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बीईओ, आप लोगों को पता है कि बीईओ की एक भर्ती आने की बात की जाती है कि एक बीईओ की भर्ती आएगी, बीएड वालों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। तो उसको बोला जाता है ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, ठीक है। तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उसको बोला जाता है, ठीक है। बीईओ का मतलब सीबीएसई, बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे, उनको तो इसका फुल फॉर्म पता है, लेकिन ये इसको सीटेट पूछता भी नहीं है। अगर पूछेगा भी तो इसमें थोड़ी सी इधर उधर कर देगा चीज़ें, लेकिन ना के बराबर चांसेस है। बट पता होना चाहिए जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से नहीं है। उसको बोला जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है? 10+2 को जो बोला जाता है उसको सेकेंडरी एजुकेशन बोला जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उससे बाहर को, जैसे ग्रेजुएशन में जब बच्चे जाते हैं उसको हायर एजुकेशन बोला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर जब 10th क्लास की अगर बात करेंगे तो उसको बोला जाता है हाई स्कूल। जैसे बोला जाता है ना गाँव में, हाई स्कूल पास है, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है तो 10+2 मतलब कि उसको बोला जाता है सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। उससे ऊपर जाता है हायर डिग्री, मतलब हायर एजुकेशन ले रखा है, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है। बाइट की अगर बात करेंगे, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ठीक है, ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिएगा, हॉट्स का मतलब क्या है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इसका फुल फॉर्म होता है हॉट्स का। ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हॉट्स बोला जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। मतलब कि पहले याद करिए, फिर उसको कहीं ना कहीं एनालाइज करिए, समझिए, इस तरीके से कुछ थिंकिंग के ऑर्डर्स होते हैं। बट आपसे बस फुल फॉर्म पूछेगा तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब बाइट का देख लिया हमने। डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। यहाँ पर क्या था? बीईओ मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ मतलब कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। अब देखिए फुल फॉर्म कैसे आपको करना होता है, इस चीज़ को भी पता होना चाहिए आपको कि फुल फॉर्म याद कैसे होगा। तो याद कैसे होगा? जैसे मान के चलो आपसे पूछेगा तो टीचिंग से रिलेटेड ही पूछेगा। तो ओ मतलब कि आप देखोगे कहीं कई जगहों पर आपको ऑफिस दिखेगा, ऑफिसर दिखेगा, ठीक है। ई मतलब एजुकेशन दिखेगा। तो जहाँ पर ई दिखेगा वहाँ से आपको ई से ई कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर ई दिख रहा है तो ई से ई कनेक्ट कीजिए, ई है कि नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं बहुत सारे ट्रिक अभी बताने वाला हूँ कि फुल फॉर्म में कैसे आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। डाइट देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन। देखिए ई आ गया तो ई से क्या हो गया? एजुकेशन हो गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टी फॉर ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी में आपको टी फॉर ट्रेनिंग देखने को मिलेगा, एससीईआरटी में टी फॉर ट्रेनिंग देखने को मिलेगा। वैसे ही आप देखिएगा ईसीसीई। अब इस ये पूछा गया आज प्रश्न है, 18 जनवरी को ये पूछा गया प्रश्न है, आज पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा ईसीसीई आसान है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड मतलब चाइल्डहुड से पहले के जो बच्चे होते हैं तो उनकी केयर की बात की जा रही है और उनकी एजुकेशन की बात की जा रही है। अब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? प्राइमरी मतलब घरों में पढ़ते हैं या फिर प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है। ईसीई अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ केयर नहीं है, बाकी चाइल्डहुड तो है ही, ठीक है ना। तो ईसीसीई भी यहाँ पर देखोगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईसीई अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। एफएलएन, ये बार बार शोर हो रहा है एफएलएन, बट है कुछ नहीं, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखो। एफ मतलब फाउंडेशन, फाउंडेशनल मतलब क्या होता है? जो कि बेस की बात की जाती है। घर बनाते हो तो फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब बेस अच्छा होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो फाउंडेशन बैच करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बेसिक से एडवांस चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो फाउंडेशन की बात करेंगे तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब बच्चा जो है पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो और नंबर्स को जानता हो, बेसिक नीड है, ये होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए एफएलएन होता है। निपुण भारत में यही तो है कि 3 से 9 साल का बच्चा जो है क्या कर ले, वो अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी हो जाए, अंकों की भी और लिखने पढ़ने की भी, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो एफएलएम फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। चलिए आप कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर एनडीईआर के बारे में बात कर लेते हैं, नेशनल डिजिटल एजुकेशन। ई मतलब एजुकेशन, मैंने आपको बताया, आर्किटेक्टर, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्टर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एनईपी आपको पता है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लागू कब हुआ था? 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था, इसको याद रखिएगा। और ये कब कब लागू हो चुका है? 1968 में पहली बार लागू हुआ था, ठीक है। फिर 1986 में, फिर उसके बाद 34 साल बाद आपका 2020 में लागू हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की देन क्या है? केवीएस, एनवीएस, ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की देन है। आईटी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी पॉलिसी के अंदर क्या है आपका? निपुण भारत है, ठीक है। निपुण भारत लक्ष्य है जिसमें कि बच्चों को यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लास 3 तक
उसको लिटरेट करना है, और टारगेट कब रखा गया, 2026 से लेकर के 27 तक, ठीक है। अब हम निपुण के बारे में भी बात करेंगे, आगे बात करेंगे। देखिएगा, नेट इनरोलमेंट रेशियो की बात, NER की बात करते हैं। जैसे क्रिकेट देखने वाले बच्चे जो होंगे उनको पता होगा कि नेट रन रेट देखा जाता है। नेट मतलब क्या होता है, नेट इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर टीचिंग एग्जामिनेशन है तो किस चीज़ की बात की जाएगी, इनरोलमेंट। जैसे शिक्षक भर्ती की बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश में, तो शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास जो बच्चों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम है, शिक्षक की संख्या ज़्यादा है। फिर बताया जाता है कि इस साल ना इनरोलमेंट ज़्यादा हुआ है, मतलब बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इस बार एडमिशन लिए हैं, लगभग करोड़ों बच्चे ने एडमिशन लिया है, 50 लाख 1 करोड़ बच्चों ने एडमिशन लिया है। मतलब इनरोलमेंट मतलब कि आप बात करेंगे यहाँ पर नामांकन पंजीकरण की बात की जा रही है। तो नेट मतलब कि कितना हुआ इनरोलमेंट, और रेशियो उसको बोला जाता है NER। इस चीज़ को आप समझते होंगे, ठीक है। NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब आपको पता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो इसको एक बारी बस पढ़ेंगे, नज़रों से निकालेंगे ना तो काम आसान हो जाएगा। देखिए, मैं हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन वीडियो से अगर हेल्प मिल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छा लग रहा होगा तो डिसलाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपडेटेड कंटेंट मिलेगा ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। एनजीओ से सवाल बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं एनजीओ के थ्रू भी पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारे एनजीओ जो है अच्छा काम भी करते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं, मतलब कि जो जिसको गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती है, वो खुद अपना फंडिंग करते हैं, या फिर जनता उनको पैसा देती है। जैसे आपने सुना होगा कि सलमान खान ने एनजीओ को इतना पैसा दिया, ठीक है ना, अक्षय कुमार ने इतना पैसा दिया, रतन टाटा ने एनजीओ को इतना पैसा दिया। एनजीओ को पैसा क्यों दिया जाता है, क्योंकि सरकार उसमें काम नहीं कर रही होती, प्राइवेट बॉडीज उसमें काम कर रही होती हैं, देश की भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, या फिर किसी और की भलाई के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो यहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल होगा एनजी, मतलब कि याद रखिएगा नॉन गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, NIOS, DLED को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, आपको पता है, ठीक है, कि इनको शामिल किया जाए शिक्षक भर्ती में, नहीं किया जाए, इनकी मान्यता सीटेट को खारिज किया जाए, ना किया जाए। ये एक्चुअली आया क्यों था NIOS, इसको याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जैसे बहुत सारे टीचर ऐसे थे ना जो कि कहीं ना कहीं आप देखोगे सिफारिश पर जुगाड़ पर लग गए थे। अब सरकार ने बोला कि भैया ऐसा है, आप लोगों को हटाया जाएगा, नहीं तो आप एक काम करो कि आप लोग अपना DLED कर लो। तो उन लोगों ने ना NIOS से DLED कर लिया। जो लोग कार्यरत थे, जो लोग टीचिंग कर रहे थे, उन लोगों के लिए फैसिलिटीज थी। हर कोई NIOS से DLED नहीं करता, नॉर्मल बच्चा तो ऐसे ही DLED कर लेता है, लेकिन NIOS DLED निकाला गया था सिर्फ इसलिए जो लोग टीचिंग कर रहे हैं उनको यहां पर क्या किया जाए, एक ऐसा कहीं ना कहीं आप मान के चलिए पढ़ा रहा है बंदा 2-4 साल 10 साल से पढ़ा रहा है, अब उसको निकालना ठीक नहीं है जब उसमें लग गया है, तो उसको बोला गया कि भैया एक काम करो, आप DLED कर लो, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो NIOS से ऐसे ही आप लोगों ने देखा था, ओपन से DLED बच्चों ने करा था। बच्चे तो नहीं बोल सकते हैं, खैर एक्सपीरियंस थे वो लोग। और दूसरी चीज ये है कि आप ये देखोगे अब NIOS DLED से कुछ भी कोई कोर्स नहीं कराया जाता, ये भी बात आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो इसको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ठीक है। आगे देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIP। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट याद रखिएगा, कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड आ गया, C मतलब चाइल्ड कहीं ना कहीं होना चाहिए, D फॉर डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों की बात है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक। आप देखिए एक बार इसको पढ़िए और एक बारी इसको पढ़िए, सिर्फ 4 बारी अगर आप इसको करेंगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक चाइल्ड कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन आपके सामने जब आएगा तो आप ठीक। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि इसको लेकर के रटने लगते हैं, यार रटने से कोई चीज़ याद नहीं होगी, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। हम लोग क्या कह रहे हैं, बाल विकास में भी यही चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, पेडागोजी में, रटने वाला बच्चा जो है कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और NEP NCF RT जो भी चीज़ आप पढ़ो, हर जगह यही चीज़ मेंशन है कि बच्चों को बाहरी ज्ञान से जोड़ना है, जो चीज़ बच्चा जानता है उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए। इसको बस आपको करना क्या, आपको एक बार नज़र मारनी है, बात खत्म। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो जब सामने आएगा तो आप खुद ही आंसर टिक करके आओगे, ठीक है। तो इसको याद करना बेवकूफ़ी होगा, बैठ मत जाना याद करने के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, निपुण के बारे में आपको बताइए, NEP का एक भाग है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो नेशनल इनिशिएटिव मतलब राष्ट्रीय स्तर पर एक शुरुआत की गई है फॉर प्रोफिशिएंसी, निपुणता के लिए, किसमें, रीडिंग मतलब कि पढ़ने में, विथ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि पढ़ने वाला बच्चा जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े, एंड न्यूमरेसी मतलब कि लिखना भी सीख जाए। कहने का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर, तो यहाँ पर देखेंगे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, ठीक है, और इन अंडरस्टैंडिंग, इन रीडिंग
विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आर मिसिंग दिखता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा 3 और 2 के बीच में आपको आर दिखाई देगा। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब रीडिंग कर रहे हो, मतलब कि आप चीज़ों को पढ़ रहे हो लेकिन आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चा पढ़ना सीख रहा है लेकिन उसका अर्थ भी निकालना आता हो, एंड न्यूमरेसी मतलब नंबर भी जानता हो। तो ये कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2026 से लेकर के 2027 तक का। इन लक्ष्य में क्या प्राप्त करना है कि 3 साल तक का बच्चा ये सारी चीज़ें अचीव कर ले, सॉरी 3 साल नहीं 3 क्लास तक का बच्चा ये सारी चीज़ें अचीव कर ले, और कम से कम 9,999 तक लिखना सीख जाए, 999 तक जोड़ घटाव गुणा भाग सीख जाए, कम से कम 60 अक्षरों का 1 मिनट में बोलना सीख जाए। ये सारी चीज़ें टारगेट रखी गई है, ठीक है। अब ये कब लागू हुआ था? 5 जुलाई 2021 को लागू हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। इसको नोडल एजेंसी जो है देखरेख में, आप इस चीज़ को देखोगे, नोडल एजेंसी है जो इसको निगरानी में सारी चीज़ें होंगी, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और क्या बताऊं यार, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे करके समझ जाओगे। 5 स्तरीय बनाया गया है, 5 स्तर पर, जैसे कि राष्ट्रीय लेवल पर होगा, ठीक है ना, फिर राज्य लेवल पर होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, फिर ब्लॉक लेवल पर होगा, फिर स्कूल लेवल पर। तो 5 स्तरीय बनाया गया है। इसमें 3 महीने का प्री चाइल्ड, यहाँ पर देखोगे प्री एजुकेशन भी दी जाएगी, मतलब बच्चे को तैयार किया जाएगा। तो स्तर जो है 3 महीने का यहाँ मॉड्यूल रखा गया है। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने बता दी निपुण के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। पीईओ के बारे में बात करेंगे, पीईओ, ठीक है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। तो पंचायत ऑफिसर के बारे में बात अगर करेंगे तो पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर की, तो एलिमेंट्री, ठीक है, जैसे डीएलएड में होता है ना एलिमेंट्री, ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा पंचायत, पी फॉर पंचायत, ई फॉर एलिमेंट्री, ई फॉर एजुकेशन और ओ फॉर ऑफिसर। तो पीईओ इस तरीके से, बस आपको याद नहीं करना, बस एक बार नजर मारना। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, नहीं तो मत करिएगा यार, आपकी इच्छा आपकी है। वैसे भी आप लगोगे तो आपको भी सरकार गुरु दक्षिणा देगी, तो आप अगर अच्छा लगता है, अगर सीखने कुछ मिल रहा है तो गुरु दक्षिणा जरूर दीजिएगा, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग, ठीक है, ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नेचुरल न्यूट्रिशंस, ठीक है। तो याद रखिएगा पोषण का फुल फॉर्म क्या है। पोषण में आप देखोगे एन फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण की बात की जाती है। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, स्कीम मतलब कि यहाँ पर मान के चलिए स्कीम होता है जो चलाई जाती है किसके लिए, होलिस्टिक न्यूट्रिशन, मतलब पूरा पोषण मिल सके बच्चे को। आपको पता ही है मिड डे मील क्यों स्टार्ट करी गई थी, इसीलिए स्टार्ट करी गई थी कि बच्चे खाने के नहीं, पोषण को लेकर के। नामांकन तो बढ़ाना था ही साथ बच्चों का पोषण भी इंपॉर्टेंट था, कि बच्चों को पोषण भी मिले, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो उनको न्यूट्रिशनल डाइट नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण इसको बोला जाता है। पी फॉर प्राइम मिनिस्टर, ओ फॉर ओवर आर्चिंग, एस फॉर स्कीम, एच फॉर होलिस्टिक एंड न्यूट्रिशन, इस तरीके से याद रखिएगा पोषण, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और पीटीआर, प्यूपल टीचर रेशियो, प्यूपल टीचर रेशियो मतलब क्या होता है, जैसे प्राइमरी में क्या है 30:1 का है, आरटीई क्या कहता है 30:1, प्राइमरी में, उच्च प्राइमरी में 35:1, लेकिन जब एडमिशन 200 बच्चों से ज़्यादा होगा तो 40:1 हो जाएगा। प्राइमरी में स्कूल कितना दूर होना चाहिए बच्चों से, आरटीई क्या कहता है 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अगर 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं है तो बच्चे को वहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में कम से कम 25% का यहाँ पर छूट देखने को मिलता है, रिजर्व होता है प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है। दूसरी बात करें उच्च प्राइमरी के लिए, तो स्कूल जो है घर से 3 किलोमीटर दूर चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पीटीआर मतलब पीपल टीचर रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर राइट टू एजुकेशन, आपको पता ही है, ठीक है, आरटीई राइट टू एजुकेशन, ठीक है, सबको पता। 86वां संविधान संशोधन 2002 के थ्रू 21A में रखा गया है कि 6 से लेकर के 14 साल तक का बच्चा जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, निःशुल्क शिक्षा ले सकता है। और विकलांग दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से लेकर के 18 वर्ष, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और टीचर की अगर बात करें, आज देखिए नई हम थोड़ा सा बात करें एजुकेशन को लेकर के, तो पहले जो रेशियो था यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, कि पहले जो रेशियो था 30:1 था नॉर्मल बच्चों के लिए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दिव्यांग बच्चों के लिए नया जो प्राइमरी में रेशियो है वो कितने का है, 10:1 का है या 5:1। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, 10:1 मतलब 10 दिव्यांग बच्चों पर 1 टीचर है या 5 दिव्यांग बच्चों पर 1 टीचर है। इसका थोड़ा सा रिसर्च आप कीजिए, कमेंट बॉक्स में छापिए। थोड़ा सा काम आपको दिया मैंने, बट थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इस पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे, बाकी मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, सार्थक का यहाँ पर फुल फॉर्म इससे मैच करेगा नहीं, तो याद रखिएगा इतना बड़ा अगर आपको सार्थक का फुल फॉर्म आता है तो आप कुछ टैग वर्ड आप यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है।
तो वैसे आपका काम हो जाएगा। स्टूडेंट्स एंड टीचर, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से आपका काम आसान हो जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन, ये सारी चीज़ जहाँ पर भी दिखेंगी आपको ये पॉजिटिव टैग्स हैं। स्टूडेंट है, टीचर है, होलिस्टिक है, एडवांसमेंट है, क्वालिटी एजुकेशन है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये सार्थक का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा SCRT का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो एजुकेशनल देखिए स्टेट काउंसिल। अब NCERT क्या होता है, NCERT, ठीक है, इसकी जगह पे हम N रख देते हैं, ठीक है, NCERT, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो RT का मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब रिसर्च कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो। E मतलब क्या होता है, एजुकेशनल। C मतलब क्या होता है, काउंसिल। S मतलब क्या होता है, स्टेट। एंड N मतलब क्या होता है, नेशनल। तो जहां पर भी SCRT होता है मतलब कि स्टेट की बात की जाती है, जहां पर NCERT होता है वहां पर नेशनल की बात की जाती है। तो जहां पर भी NCERT आएगा तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड यहां पर देखेंगे SCRT का मतलब होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो कुल चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो देखिए स्टेट काउंसिल ऑफ आएगा क्योंकि एजुकेशन से पहले किसका, एजुकेशन का, तो ऑफ आ जाएगा, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बीच में एंड। तो यहां पर दो ही चीज देखने को मिलता है, एक ऑफ एंड एक क्या देखने को मिलता है, एक ओ ऑफ एक एंड देखने को मिलता है। तो एजुकेशन से पहले ऑफ लगा लेंगे, रिसर्च एंड ट्रेनिंग में एंड लगा देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर एक देख लेते हैं SEDC, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, सोशियो इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से, डिसएडवांटेज जिसको लाभ नहीं मिलता है, और जी मतलब ग्रुप मतलब जी, ठीक है। तो याद रखिएगा समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको इकोनॉमिकली, जैसे कि आपने देखा होगा कि उनको लाभ नहीं मिल पाता है, वो ग्रुप है। तो अभी क्या मिल रहा है आपको, एक अलग से कैटेगरी आप लोगों को दी गई है EWS वाली, उसको भी आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के तौर पर, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्लैश का स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे स्लैश, ठीक है। जैसे कि आप इसको बोलते हो ना स्लैश, जैसे कि A/B, तो इसको इस तरीके से याद कर लो, स्टेट लेवल का अचीवमेंट सर्वे स्लैश, ठीक है। चलिए SMC आपको पता ही है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इस किसके NCF में बताया जाता है, क्या बात की जाती है इसमें कि इसका जो अध्यक्ष होगा, इसका जो मेंबर होगा, इसका जो मालिक होगा, एक तरीके से कहा जाए अध्यक्ष होगा, वो कौन होता है, अभिभावक, जिसको पेरेंट्स मीटिंग बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में यहाँ पर पेरेंट्स भी यहाँ पर हेड होते हैं, इसको याद रखेंगे। टेट के बारे में आप CTET की तैयारी कर रहे हो तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एक पात्रता परीक्षा है। TLM आप लोगों ने जब यहाँ पर असाइनमेंट बनाया होगा, ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, प्रोजेक्ट जो होता है वो बहुत सारे लोगों को मिला करके बनता है, असाइनमेंट खुद बनाया जाता है। तो TLM क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपको पता ही है, जैसे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल में एक टीचर को क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चा सीख सके, ठीक है। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल से लेकर के आते, गुलाब के बारे में पढ़ाना है तो बच्चों टीचर के पास गुलाब होना चाहिए, गुलाब की पत्तियों के बारे में पढ़ाना है तो गुलाब के साथ उसकी पत्तियां भी होनी चाहिए, कलर भी होना चाहिए, जब बोर्ड पे आप बना रहे हो गुलाब को तो रेड कलर होना चाहिए या ग्रीन कलर होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। पता चले कि आप ब्लैक बोर्ड पर वाइट कहीं ना कहीं चौक से आपने सिर्फ गुलाब बना दिया, उससे बच्चा क्या सीखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, UDISE, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ फॉर एजुकेशन, ठीक है। ऑफ फॉर ये सारी इसमें कंफ्यूज नहीं करता है, यहीं पर जो मोटे मोटे शब्द है ना यहीं पर कंफ्यूज करता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि टू को लेकर करके या फिर टू की जगह फॉर कर देगा, ऐसे कंफ्यूज करेगा, ऐसे नॉनसेंस वाले आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन से नहीं दिखेंगे, ठीक है। जैसे आई की जगह इंफॉर्मेशन है ना, तो आई की जगह इनिशिएटिव डाल देगा, ठीक है ना। डी की जगह डिस्ट्रिक्ट ना होकर के डी की जगह कुछ और डाल देगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ई की जगह एजुकेशन ना होकर के ई की जगह पर यहाँ पे एलिमेंट्री डाल देगा, तो ये सारी चीज़ें कर सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ई इन फॉर इन सभी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस मतलब कि राष्ट्र की बात की जा रही है, जैसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनेस्को याद रखिएगा, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक, एजुकेशन, तीनों चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, एजुकेशन भी, साइंटिफिक भी, कल्चरल भी। तो याद रखिए एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, फटाफट आंसर कीजिएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। अब WHO मतलब हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कहीं ना कहीं फुल फॉर्म थे जो
इंपॉर्टेंट है। बड़ा लंबा वीडियो हो गया, 20 मिनट हो गया, बताओ। मुझे ऐसा लगा था जैसे 5 से 6 मिनट में निपट जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हम लोगों ने सीख ली, और इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। इस साल तो इससे बाहर पूछा नहीं गया है, और इस साल जितने बताए जा रहे हैं, जितनी चीज़ें, जैसे बाला के बारे में भी देख लो यार, बाला, ठीक है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, ठीक है। तो एड्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने टीवी में एड्स देखा होगा। एड्स क्या होता है, एक तरीके से आप देखोगे प्रचार वगैरह की बात की जाती है कि किसी चीज़ का प्रचार किया जाए। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स मतलब कि पूरे दीवारों पर कुछ ना कुछ लगा दो, टॉम एंड जेरी लगा दो, जैसे आप क्या करते हो, हर जगह लगा देते हो मोटिवेशनल क्वेट्स की, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तो इसका मतलब है बच्चों के लिए भी कुछ लगा दो, ताकि बच्चे देख देख करके सीखते रहें। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स बार बार पूछा जाता है। एक यहाँ पर देख लो, और जो लास्ट है यहाँ पर, CALP का मतलब क्या होता है, काल्फ, कंपनसेशन ऑफ एकेडमिक लॉस प्रोग्राम, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एकेडमिक लॉस प्रोग्राम इसका मतलब होता है, इसको याद रखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। कुछ अगर पूछा जाता तो बताइएगा, उसको किसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं ऐड कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो इतने ही क्वेश्चन है। आपको कुछ किसी चीज़ में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। यहाँ तक अच्छा लगा है तभी पहुंचे हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दक्षिणा दे दो। बाकी मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। बाय बाय।